सभी को राम राम। मैं बी एस पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हम जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है वो हमारा है दृश्य कला के मूल आधार। दृश्य कला के हमने 3 मूल आधार पढ़े थे, जिसमें कि तत्व, संयोजन और परिप्रेक्ष्य। तो इन तीनों को हमने विस्तार से पढ़ लिया है और तत्व और संयोजन के हमने एमसीक्यू के प्रश्न भी पढ़ लिए हैं। तो परिप्रेक्ष्य के ज़्यादा प्रश्न नहीं बन रहे, तो आज जो हम पढ़ेंगे इसमें 48 क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे एमसीक्यू के, और वो तीनों तत्वों के मिला करके जो भी मोस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये प्रश्न हमने जब एमसीक्यू पहले हमने जो पढ़े उसमें भी ये आए हों, तो रिपीट भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बट वो होंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन इसमें नए भी होंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो और आपको दिक्कत ना रहे कि ये प्रश्न हमने पढ़ा होता तो हम एग्ज़ाम में अच्छे से इसको कर सकते थे। और पिछली वीडियो यदि किसी ने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और पिछले जो वीडियो हमने पहले बना रखे उनको भी आप जो है वो चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाकर के डीएम कमीशन के नाम से प्लेलिस्ट है, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो लंबा होना है हमारा, क्योंकि 48 क्वेश्चन करने हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। जल्दी हम जो है वो वीडियो शुरू करते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से आप इसको समझ जाएं कि किसका क्या आंसर है और क्यों इसका ये आंसर सही है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दृश्य कला के मूल आधार के एमसीक्यू के प्रश्न। तो पहला हम इसमें प्रश्न ले रहे हैं कि अंकन के आधार पर रेखाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो अंकन के आधार पर रेखाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सही उत्तर है ए, 2 भागों में। हमने अंकन के आधार पर जो है हमारे को 2 भागों में रेखाओं को बांटा गया है। वो 2 भाग कौन से? एक हमारा है औपचारिक रेखाएं, दूसरा है अनौपचारिक रेखाएं। ये अंकन के आधार पर रेखाओं को इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा है कर्णवत रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है। तो जो कर्णवत रेखाएं होती है वो किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है, तो वो हमारा करती है बेचैनी का भाव उत्पन्न करती है। ऐसे कर्ण होता है ना, इस तरह। अब ये ना तो सीधी है, बेचैनी है ना इसका, क्योंकि ये बिना आधार के ना, इसका कोई आधार नहीं है, अभी गिर भी सकती है, उठ भी सकती है। तो बेचैनी का जो है ये जो है हमारे को भाव उत्पन्न करती है। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? वर्ण होता है रंग, तो रंग की उत्पत्ति किससे होती है? तो रंग की उत्पत्ति होती है प्रकाश से। अब इसमें ना सूर्य से नहीं आएगा, दृष्टि से नहीं आएगा, सिर्फ प्रकाश जो है वो प्रकाश से इसकी उत्पत्ति होती है। प्रकाश की 7 रंगतों का सही क्रम क्या है? अब इंद्रधनुष की यहाँ बात हो रही है। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं ना, तो प्रकाश के 7 रंगत है। इस तरह भी प्रश्न पूछा, देखो उल्टा पुल्टा करके प्रश्न पूछा जाता है, आपने ध्यान रखना है। यहाँ प्रकाश की 7 रंगतें पूछी गई है, तो ये इंद्रधनुष के बारे में कह रहा है। तो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, तो उनको हमने एक फॉर्म हमने उसकी बना रखी, शॉर्ट फॉर्म बना रखी। तो ये उसका सही उत्तर है विव ग्योर। डी आंसर जो है इसका सही है, विव ग्योर जो है उसका सही उत्तर है। ठीक है जी। अगला हमारा है कि वर्णहीन चित्र है। अब वर्णहीन चित्र इनमें से कौन सा है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या होते हैं? हमारे रंग। तो इनमें हमारा सफेद और काला रंग जो होता है वो हम उनको वर्ण में नहीं लेते, उनको हम वर्णहीन कहते हैं। तो इसमें श्वेत और श्याम चित्र जो होगा ये बी आंसर इसका सही है। तो ये जो हमारा है वो इसको हम वर्णहीन चित्र कहते हैं, जिसमें सिर्फ सफेद और काला रंग होता है। एक तीसरा रंग भी इसमें यूज किया जा सकता है, ग्रे। ग्रे क्योंकि ग्रे सफेद और काले से मिलकर बनता है ना, तो ग्रे रंग भी यदि है तो वो भी हमारा वर्णहीन चित्र ही होगा। घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो अगला हमारा प्रश्न है कि घन के हमें कितने तल दिखाई देते हैं। तो घन के हमें हमेशा जो है वो 3 तल दिखाई देते। अब आपको पता होगा घन कैसे होता है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ यहाँ पे बनाने की।
आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो घन हमारा होता है, ऐसे ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अब उतना सही नहीं बन पाएगा मेरे से, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ ऐसे। तो देखो ये इक्वल तो नहीं बना है, पर फिर भी कुछ बना है। तो देखो एक तल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, और तीन ही तल इसके और होते हैं, क्योंकि इसके 6 फलक होते हैं, 6 साइड इसकी होती है, 6 तल इसके होते हैं, 6 ताल इसको हम कह सकते हैं। तो 3 हमें घन के हमेशा दिखाई देते हैं सामने से, ठीक है जी। अगला हम प्रश्न लेते हैं कि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं को जाने वाली रेखाओं को कहते हैं। अब एक बिंदु है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा बिंदु है, यहाँ से विभिन्न दिशाओं में रेखाएं जा रही है, ये आप देख सकते हैं, ये किधर को भी जा सकती है ना रेखा, ये विभिन्न दिशाओं में जा रही है रेखा, यहाँ से अलग अलग दिशाओं में जा रही है, एक ही बिंदु से गई है ना ये। इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको, एक पुंजी रेखाएं। ये इसका सही उत्तर है, एक पुंजी रेखाएं। एक ही पुंज से अलग अलग दिशाओं में जा रही है ना रेखाएं, इसको हम कहेंगे एक पुंजी रेखाएं। ये इसका सही उत्तर है बी। अवाध गति से बिंदुओं को अंकित करने से प्रदर्शित होती है। तो अवाध गति से बिंदुओं को अंकित करने से क्या प्रदर्शित होती है। अब ये देखो, ये देखो, अवाध गति मीन्स बगैर रुके आप जो है वो बिंदु लगा रहे हैं ऐसे, ये देखो ऐसे लगा रहे हैं अवैध गति, सीधे सीधे। अभी मेरे से तो ऊपर नीचे लगे ना, ऐसे आप लगा सकते हैं सीधे सीधे। इसको हम क्या कहते हैं, आप दिमाग लगाइए, इसको क्या कहते हैं, रेखा, डॉटेड रेखा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आते हैं, आप ये मत समझे कि बिल्कुल सीधा प्रश्न आ जाएगा, भाई ये कमीशन थोड़ी है फिर अगर सीधा प्रश्न आता है। तो इस तरह से आपको प्रश्न आ सकता है। तो यदि अबाध गति से कोई बिंदु अंकित किए जा रहे हैं, प्रदर्शित किए जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखा। जबकि यदि ऑप्शन में डॉटेड लाइन आती है तो वो उसका बिल्कुल और ज़्यादा सही आंसर है। बट यहाँ पे जो हमें दिया गया है, तो ना ये ले है, ना ये गति है, ये ना ये आकृति है, क्या है, एक रेखा है। और कौन सी रेखा है, डॉटेड रेखा है, डॉटेड लाइन है। एक पुंजीय रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती है। तो एक पुंज से जो भाव ऐसे निकलती है ना, एक पुंज से भी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक ही बिंदु से जो है वो रेखाएं निकली, एक पुंजीय रेखाएं इनको हम कहते हैं। ये कौन सा भाव उत्पन्न करती है, तो हाँ अपना आप दिमाग लगा सकते हैं, ये करती है प्रसार। प्रसार हो रहा है ना, यहाँ से एकदम कोई चीज़ निकल रही है, तो इसको किस चीज़ का भाव प्रदर्शित करती है, ये प्रसार का भाव जो है वो प्रदर्शित करती है। मुख्य रंग थे कौन सी है। अब मुख्य रंग कौन कौन से हमारे, मुख्य रंग मीन्स प्राइमरी कलर। अब इनमें से प्राइमरी कलर, जिसमें सिर्फ प्राइमरी कलर ही है, जिसमें सेकेंडरी कलर नहीं है। अब आप ये देखिए इनमें से कौन सा है, तो देखो इसमें हमारे पास लाल और हरा, तो हरा सेकेंडरी कलर है, ये नहीं हो सकता है। यहाँ भी हरा दिया है तो हरा सेकेंडरी कलर है, यहाँ बैंगनी जो है वो सेकेंडरी कलर है। इसमें सही उत्तर हमारा कौन सा आएगा, सही उत्तर हमारा है बी। बी जो है हमारा सही उत्तर है, क्योंकि पीला और नीला, तो इसमें लाल नहीं दिया है। तो रेड येलो ब्लू जो है हमारे प्राइमरी कलर है। तो दो रंग जो इसमें दिए गए हैं, तो ये हमारे पीला और नीला जो रंग है ये हमारे प्राइमरी कलर, तो ये इसका सही उत्तर है। किस रंगत की तरंग गति सबसे अधिक होती है। तो कौन सा ऐसा रंग है जिसकी तरंग, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक होती है तरंग और एक होती है कंपन। ये दिमाग में आपने बात बिठा देनी है कि तरंग अलग चीज है और कंपन अलग चीज है। अब कंपन किसी और रंग की होती है ज्यादा, और तरंग किसी और रंग की ज्यादा होती है। तो तरंग यहाँ पूछ रहे हैं, तो तरंग किस रंग की भाई सबसे ज्यादा होती है। तो तरंग जो होती है वो होती है लाल रंग की, सबसे ज्यादा जो है अधिक है वो तरंग होती है लाल रंग की। जबकि कंपन गति जो है वो लाल रंग की सबसे कम होती है। ये भी ध्यान रखना है, लाल रंग की जो है वो सबसे अधिक तरंग होती है, और किंतु कंपन गति इसकी सबसे कम होती है। तो लिख लो अपने पास कि कंपन गति किस रंग की सबसे कम होती है लाल रंग की, और कंपन गति अधिक किसकी होती है बैंगनी रंग की। ये प्रश्न आगे आ सकता है शायद इसमें, तो इसमें भी पूछेंगे, नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि कंपन गति सबसे अधिक बैंगनी रंग की होती है और सबसे कम लाल रंग की होती है। तरंग गति जो सबसे अधिक होती है वो हमारी लाल रंग की सबसे अधिक तरंग गति होती है। रंगत, मान तथा संगमता है। अब ये क्या है, ये रंग के प्रकार है, रंग के गुण है, या रंग के प्रभाव है। इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये रंग के गुण है, ये ध्यान रखना, ये रंग के ना तो ये प्रकार है,
क्योंकि रंग के प्रकार थोड़ी हो सकते हैं, नए रंग के प्रभाव भी ऐसे नहीं पड़ते। तो ये रंग के गुण है, रंग के गुण रंगत, मान और संघनता, ये इसके गुण है। सर्वाधिक उष्ण रंग कौन सा है? अब सबसे ज्यादा इसमें गर्म रंग कौन सा है? अब आप देख सकते हैं ये जितने भी रंग दिए सिर्फ नीले को छोड़ करके ये 3 रंग तो गर्म रंग ही है, पर सबसे ज्यादा जो है वो गर्म रंग कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गर्म रंग है पीला। पीला जो रंग है वो सबसे गर्म होता है, सबसे उष्ण रंग होता है। जबकि लाल भी गर्म रंग है, नारंगी भी गर्म रंग है, बट सबसे ज्यादा जो रंग हमारा गर्म रंग है वो हमारा है पीला। ये रंग सबसे ज्यादा गर्म है। सर्वाधिक विश्रांतिदायक रंग है, सर्वाधिक विश्रांतिदायक रंग इसमें से कौन सा है? वो हमारा है नीला। नीला रंग जो सबसे ज्यादा विश्रांतिदायक रंग होता है। समृद्धि तथा वैभव का प्रतीक है। अब इनमें से समृद्धि तथा वैभव का प्रतीक कौन सा रंग होता है? तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि समृद्धि और वैभव का रंग जो होता है वो बैंगनी कलर होता है, और बैंगनी कलर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ना लाल है, ना नीला है, ना पीला, ये तो तीनों रंग है, ये प्राइमरी कलर है। ये वैभव का या समृद्धि का इनमें से कोई सा भी रंग नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी। लय पूर्ण गति को व्यक्त करती है। अब लय पूर्ण गति को क्या व्यक्त करता है? इसमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, कुंडलित रेखाएं, या लंबवत रेखाएं, या तिरछी रेखाएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है बी। ये कुंडलित रेखाएं होती है ना, ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे 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 होती है, ऐसे ये लय बन रही है ना, आगे को जाता जा रहा है, ये इसको बोलते हैं कुंडलित रेखाएं। ये लय गति, लय पूर्ण गति को व्यक्त करती है। आकांक्षा का भाव प्रदर्शित करती है। अब आकांक्षा का भाव जो है वो इनमें कौन सी रेखा प्रदर्शित करती है? वो हमारी लंबवत रेखा जो है हमारा वो आकांक्षा का भाव प्रकट करती है। अगला है तटस्थ रंग है। अब तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तो तटस्थ रंग जो है ये सारे ही है, ये सारे तटस्थ रंग है। काला भी है, सफेद भी है और ग्रे भी है। तो मैंने पहले भी बताया है, तो ये उपरोक्त तीनों जो रंग है ये तटस्थ रंग है, ये न्यूट्रल कलर है, इनको हम कलर की श्रेणी में नहीं गिनते हैं। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग कहलाते हैं। तो वर्ण चक्र में जो आमने सामने के रंग होते हैं वो कहलाते हैं विरोधी रंग। ठीक है जी। अगला है कि रंगत के हल्केपन व गहरेपन को कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, दोनों आ चुके हैं, ये वो ऊपर वाला भी आया था और ये निचला भी जो है वो परीक्षा में आ चुका है। तो रंग हल्के और गहरे पन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं तान। उसकी टोन, मतलब लाइट टोन है या डार्क टोन है, तो इसको हम तान कहते हैं। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? देखो ये मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था, तो होती है बैंगनी कलर की जो है वो सबसे अधिक कंपन गति होती है। प्रश्न मैंने पहले ही आपको सॉल्व करा दिया था। शीत वर्ण है। अब इनमें से ठंडा रंग कौन सा है? तो इनमें से ठंडा रंग है हरा। हरा रंग जो है इनमें से सबसे ठंडा रंग है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की मात्रा जो है वो सबसे अधिक किसमें होती है? वो होती है पीले में, क्योंकि पीला सबसे गर्म रंग होता है। ध्यान रखना है, पीला सबसे गर्म रंग है, तो सबसे अधिक जो प्रकाश की गति है वो भी पीले में ही होती है। लाल और नीला वर्ण मिलाने से कौन सा वर्ण बनता है? अब रेड और ब्लू यदि आप रंग आपस में मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है? वो बनता है बैंगनी कलर हमारा बनता है। संतुलन की दृष्टि से आकृति के कितने भेद किए गए हैं? तो संतुलन की दृष्टि से जो है वो आकृति को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भेद इसके किए गए? तो उसके किए गए हैं 2 भेद जो है इसके किए गए हैं, समांतरिक और असमांतरिक। ये 2 भेद जो है वो आकृति के किए गए हैं। जो आकृति निश्चित सीमाओं में संगठित होकर चित्र में प्रमुख भूमिका निभाती है वह कौन सी आकृति ऐसी है जो सीमाओं में रहते हुए संगठित होकर के चित्र की भूमिका को निभाती है? तो वो हमारा है सही उत्तर है बी, सक्रिय आकृति। उसको हम कहते हैं सक्रिय आकृति।
सांसारिक वस्तुओं के आधार पर अंकित आकृतियां किस वर्ग में रखी जाती है। तो सांसारिक वस्तुओं के आधार पर कोई आकृति अंकित की जाती है, बनाई जाती है, उसको किस वर्ग में रखा जाता है, उसको रखा जाता है सदृश्य मूलक आकृति। वो कौन सी आकृति होती है? सदृश्य मूलक आकृति वो होती है। सरल रेखाओं से घिरी आकृतियां क्या भाव प्रदर्शित करती है। तो सरल रेखाओं से जो आकृति घिरी होती है वो क्या भाव प्रदर्शित करती है? वो करती है स्थिरता का भाव प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये ऐसे कोई सीधी ऐसी आकृति कोई बनाई होती है तो वो बिल्कुल स्थिर होती है। जैसे हम वो बनाते आयत बनाते हैं या वर्ग बनाते हैं, सरल रेखाओं से जो भी आकृति बनती है उसको हम कहते हैं स्थिर या स्थिरता जो उसमें आकृति में आती है। तान के मुख्य भेद है। अब तान के मुख्य क्या भेद है? इनमें से मुख्य भेद इनमें से कौन सा है तान का? तो वो हमारा है उपरोक्त सभी भेद है। देखो, छाया भी चाहिए, मध्यम प्रकाश भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। लाइट, मिडल और डार्क टोन, ये टोन दी गई है, ठीक है। पहले छाया दी गई मीन्स डार्क टोन है, फिर मध्यम प्रकाश मीन्स मिडल टोन है और प्रकाश मीन्स लाइट टोन है। तो ये हमें सभी चाहिए होती है तान में। रंग में तान का मान किसकी मात्रा पर निर्भर करता है? तो रंग में यदि टोन आपने निकालनी है तो उसका मान किसकी मात्रा पर निर्भर कर सकता है? कैसे बता सकते हैं कि कैसी टोन आ रही है? तो वो हमारा होता है प्रकाश की मात्रा पर जो निर्भर करता है कि रंग में जो है वो कैसी टोन है, लाइट टोन है, डार्क टोन है, मिडल टोन है। तो प्रकाश की मात्रा से उसको हम नाप सकते हैं, निर्भर करता है उस चीज़ पे ये। तो टिंट किसे कहते हैं? ये प्रश्न 1-2 बार आ चुका है परीक्षा में। तो टिंट किसे कहते हैं? तो टिंट क्या होता है जी? ये होता है हल्कापन, किसी भी रंग का, किसी वर्ण का हल्कापन जो होता है उसको हम कह सकते हैं टिंट। ये हल्की तान जो होती है उसको हम, लाइट शेड जो होती है उसको हम बोलते हैं टिंट। अगला है पोत क्या है? अब पोत क्या है, ये भी प्रश्न पहले आ चुका है। तो पोत क्या है? पोत हमारा होता है धरातल की संरचना। जब हम आधार बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं पोत। तो उसकी गहराई, उसको जब हम बनाते हैं ना तो उसकी गहराई है ना लंबाई चौड़ाई है, सिर्फ जब हम उसकी संरचना करते हैं, जब हम आधार बनाते हैं उसको बोलते हैं पोत। सृजन की दृष्टि से पोत के कितने प्रकार माने गए हैं? सृजन मीन्स बनाना। जब हम पोत को बनाते हैं तो उसकी दृष्टि से जो है वो पोत के कितने प्रकार माने गए हैं? तो सृजन की दृष्टि से जो है वो पोत के हमने कितने प्रकार माने हैं जी? वो माने हैं हमने 3 प्रकार हमने पोत के माने हैं। एक प्राप्त पोत होती है, अनुकृत पोत होती है और एक सृजित पोत होती है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की पोत जो है हम इसको मानते हैं। पोत क्या अनुभव कराते हैं? तो पोत जो है वो क्या अनुभव कराते हैं? तो पोत स्पर्श ज्ञान जो है वो अनुभव कराते हैं। पोत मीन्स जो हम धरातल बनाते हैं ना, स्पर्श ज्ञान। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और पहले भी हमने इसको सॉल्व किया है। तो पोत जो है वो स्पर्श ज्ञान हमारे को प्राप्त कराते हैं, क्योंकि नेत्रों से हम इसको देख सकते हैं, हाथ से इसको स्पर्श कर से छू सकते हैं। तो ये हमारी पोत जो होती है, ठीक है। तो काष्ठ, पत्थर आदि धरातल पोत के किस श्रेणी वर्ग में आते हैं? तो काष्ठ, लकड़ी, पत्थर आदि जो है वो धरातल जो है इस तरह का पोत, इस तरह का धरातल यदि हमारा है तो ये पोत जो है किस श्रेणी में आता है? काष्ठ का और पत्थर का। तो ये हमारा आता है प्राप्त पोत, ठीक है। ये प्राप्त पोत में हम इसको लेते हैं पत्थर और काष्ठ को जो है, ठीक है जी। अगला हमारा है चित्र में आकृतियों की बनावट तथा स्थिति का ज्ञान किससे होता है? तो चित्र में आकृति और उसकी बनावट की स्थिति का ज्ञान किससे हमें होता है? तो वो होता है हमें अंतराल से, कि उसके अंदर जो है वो स्पेस कैसा है। तो उससे हमें पता चलता है कि आकृति की बनावट और स्थिति कैसी है। अंतराल के लिए भूमि बंधन शब्द का प्रयोग किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में मिलता है? तो इसके बारे में भी हमने MCQ के वीडियो में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो भूमि बंधन जो है वो अंतराल को किस प्राचीन ग्रंथ में कहा जाता है? तो वो हमारा ग्रंथ है
सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार में जो है वो अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। अंतराल को प्रमुख रूपों में कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो अंतराल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं रूप के आधार पे? तो अंतराल को हम बांटते हैं 2 भागों में, सम विभाजन और असम विभाजन जो है इसको हम अंतराल को 2 भागों में बांट सकते हैं। अब लिख सकते हैं सम विभाजन और असम विभाजन, और पहले हमने MCQ में भी क्लियर किया है और विस्तार वाली वीडियो में भी हमने इसको अच्छे से क्लियर किया है। अंतराल क्या है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो अंतराल एक्चुअल में है क्या, ये पूछना चाह रहा है। अंतराल क्या होता है? कलाकार का कार्य क्षेत्र जो है वो उसको हम बोलते हैं अंतराल। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत क्या है? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत हमारा क्या है? वो हमारा है अंतराल विभाजन सिद्धांत जो होता है उसको हम बोलते हैं स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। ठीक है जी, स्वर्णिम विभाजन क्या होता है? अंतराल विभाजन सिद्धांत। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किस देश के कलाकारों ने विकसित किया? तो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत है वो किस देश के कलाकारों ने विकसित किया है? तो वो जो किया है यूनान के कलाकारों ने इसको विकसित किया था। ये पहले हम अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? तो यदि अंतराल में आप गहराई दर्शाते हैं तो उससे क्या प्रदर्शित होता है? उससे परिप्रेक्ष्य प्रदर्शित होता है, पर्सपेक्टिव उससे प्रदर्शित होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में पर्सपेक्टिव वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इसको समझा है। तो ये आप वहाँ पे जा पिछली वीडियो को आप यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहते हैं? तो ये अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि जो है ग्रंथ है, इसमें अंतराल को क्या कहा गया है? तो इसमें अंतराल को कहा गया है स्थान निरूपण। षडंग में वर्ण सामंजस्य को किस नाम से संबोधित किया गया? तो षडंग में जो है वो वर्ण सामंजस्य को किस नाम से संबोधित किया है? तो वो किया है वर्णिका भंग नाम से इसको संबोधित किया गया, इसको कहा गया है। प्लेटो ने आकृति के कितने भेद दिए हैं? तो प्लेटो हमारे दार्शनिक हुए हैं, इन्होंने जो है वो आकृति के कितने भेद दिए हैं जी? तो आकृति के इन्होंने 2 भेद दिए, एक सापेक्ष आकृति और एक निरपेक्ष आकृति, 2 आकृतियां इन्होंने बताई है। माइकलैंजेलो ने मानव शरीर को कितने तालों में बांटा है? तो माइकलैंजेलो ने जो है वो मानव शरीर को कितने तालों में बांटा? कल भी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, जो है वो 8 तालों में जो माइकलैंजेलो ने इसको बांटा है, और NCERT के बुक में जो है वो 7.5 ताल हमें बताए गए। तो माइकलैंजेलो के लिए अगर आता है तो 8 तालों में इन्होंने इसको बांटा है। अगला हमारा है कि फेवर ने पेंसिल कंपनी कब स्थापित की? तो फेवर की पेंसिलें हमें आती है, तो फेवर ने जो पेंसिल कंपनी कब स्थापित की थी? तो ये है बी आंसर इसका सही है 1761 ईस्वी में जो है फेवर ने पेंसिल कंपनी स्थापित की थी। गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती हैं। तो गोल किनारे वाली जो ब्रशें हमारी होती है वो क्या कहलाती है? उसको हम बोलते हैं फिलवर्ट नाम जो उसको दिया गया है। जो हमारी गोल किनारे वाली पेंसिलें होती है, ब्रशें होती है, उनको बोलते हैं फिलवर्ट। तो ये जो हमारा प्रश्न था ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।